2016 में यह खतरा सामने आया जब साइबेरिया का एक और बर्फीला इलाका पिघला। 12 साल के एक लड़के की मौत हुई और दर्जनों लोगों को इलाज की जरूरत पड़ी। 2000 रेनडियर्स भी खत्म हो गए। उन्हें मारा था एंथ्रैक्स नाम के एक रीएनिमेटेड बैक्टीरिया ने, जो एक रेनडियर की लाश में था। एंथ्रैक्स एक कॉमन माइक्रोब है जो मिट्टी में पाया जाता है। मिडीवल एज में कभी कभी फार्मर्स को अपने खेतों में कई जानवरों की लाशें मिलती थी और तब वो इस बात को समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो ये मान लेते थे कि खेत शापित हैं। पर अब हम जानते हैं कि ये जो भी हुआ था उसकी वजह एंथ्रैक्स था। उस डिफ्रॉस्टेड रेनडियर की मौत करीब 100 साल पहले हुई थी। जिस एंथ्रैक्स ने उसे मारा था वो उसी के साथ बर्फ में कैद था। साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट जैसे इलाकों में बर्फ पिघलने के साथ साथ ऐसी महामारियां भी आ सकती हैं जिन्हें हम चाह के भी रोक नहीं सकते। एक बार बर्फ पिघली तो पता नहीं क्या निकलेगा। उससे एंशिएंट प्रिजर्व्ड माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या वायरसेस निकल सकते हैं जो सैकड़ों या हजारों सालों से यूं ही उसके अंदर दबे हुए हों। अगर वो माइक्रोब्स आज दुनिया में मौजूद माइक्रोब से अलग हुए और हमारा उन माइक्रोब से सामना हुआ तो पता नहीं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। या तो हमें कुछ भी नहीं होगा या फिर हम एक और पैंडेमिक में फंस जाएंगे। ये भी पता नहीं है कि मॉडर्न दवाएं किसी एंशिएंट माइक्रोब को हराने में मदद कर भी पाएंगी। अब इंसानियत अर्थ से दूर नई दुनिया में कदम बढ़ाने की ओर है। तब क्या हमें अपना माइक्रोकॉस्मॉस अपने साथ ले जाना चाहिए या हम पहले ही अपना कॉस्मिक नेबरहुड इन्फेक्ट कर चुके हैं? स्पेस अब भविष्य का आखिरी पड़ाव नहीं रहा। हम अब सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम प्लैनेट्स पर प्रोब्स भेज चुके हैं और चांद पर कदम रख चुके हैं। अब नासा 2030 में एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजना चाहती है। एक साइंस फिक्शन फैन के तौर पे मैं बिना सांस लिए ऐसी 10 फिल्में गिना सकता हूं जिनमें लोग दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं और कोई बीमारी या किसी एलियन से उनका पाला पड़ता है और सब एक एक करके मर जाते हैं। पर हो सकता है कि इसका उल्टा हो। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर जाना चाहते हैं तो हमें ये अच्छी तरह सोचना होगा कि हम उन्हें किस तरह अफेक्ट करने वाले हैं। हम जितने ज्यादा स्पेस मिशंस पूरे कर रहे हैं उतना ही हम अर्थ के माइक्रोकॉस्मॉस को उनके साथ भेजने और सोलर सिस्टम की हेल्थ को बिगाड़ने का खतरा बढ़ा रहे हैं। अगर हमें एक ऐसा प्लैनेट मिल गया जिसका अपना बायोस्फीयर है, जिसकी अपनी लाइफ है, तब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपने माइक्रोब्स को उनके माइक्रोब से कैसे मिलाते हैं, क्योंकि वहाँ सब खत्म भी हो सकता है। ये सीरियस है क्योंकि अब हमारी नजर मार्स, टाइटन यानी सैटर्न के मून और कॉमेट्स पर है जहां प्रीबायोटिक लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, या हो सकता है अतीत में उनका एक रहने लायक एनवायरनमेंट हो। तो ये मुमकिन है कि हम वहां जाकर अपने बैक्टीरिया से उन्हें पोल्यूट कर रहे हैं या उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने एक नई दुनिया को कंटामिनेट कर दिया तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन से माइक्रोब्स वहां पहले आए। हमारे माइक्रोब्स उन्हें खत्म कर सकते हैं। शायद ऐसा हो भी चुका हो। सब बिल्कुल ठीक है। अपोलो 12 मिशन में लूनर रोबोटिक प्रोब सर्वेयर 3 के उन टुकड़ों को वापस लाया गया जो चांद पर थे। प्रोब की जांच के बाद उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन का पता चला। हम नहीं जानते वो कहां से आया। अगर वो मून पर भेजे जाने से पहले इन्फेक्टेड होता और उसके सरफेस पर 2 साल तक रहा वैक्यूम में, बदलते तापमान में, स्पेस के रेडिएशन में, इससे साफ पता चलता है कि हमसे भी बाकी प्लैनेट्स इन्फेक्ट हो सकते हैं और हमें इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हम अपने स्पेस मिशंस को बढ़ा रहे हैं। हम एक के बाद एक पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर प्रोब्स भेज रहे हैं, पर अपने प्लैनेट की कोई बीमारी हम दूसरे प्लैनेट्स पर ना भेज दें। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। नासा इसका ध्यान रखता है। किसी नए प्रोब को लॉन्च करने से पहले एक प्लैनेटरी प्रोटेक्शन टीम उसकी डीप क्लीनिंग करती है। स्पेसक्राफ्ट को हाई टेम्परेचर पर डिसइंफेक्ट करते हैं। हर चीज को एक क्लीन रूम में बनाया और रखा जाता है जिसमें प्रेशर मेंटेन रहता है जो डस्ट को बाहर निकाल देता है।
वहाँ हर कोई बनी सूट पहनता है और डायरेक्टली कुछ नहीं छूता, लेकिन वो भी काफी नहीं है क्योंकि माइक्रोब्स फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इन माइक्रोकॉस्मिक घुसपैठियों को खत्म कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है जब वो किसी एस्ट्रोनॉट के शरीर में होते हैं। आने वाले समय में हम रोबोट एक्सप्लोरर्स या प्रोब्स नहीं बल्कि लोगों को मार्स पर भेजने वाले हैं। एक बहुत ही गंदा, बीमारियों से भरपूर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं अपनी बात भी करूं, इंसान को स्टेरलाइज नहीं कर सकते और न ही उसके बैक्टीरिया निकाल सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम अपना माइक्रोकॉस्मोस साथ ले जा रहे हैं और हम बिना ध्यान दिए पूरी तरह से प्लैनेट्स को बदल सकते हैं। जिन प्लैनेट्स पर लाइफ है या हो सकती है, वहाँ हमारे जाने से उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए हमें इस जिम्मेदारी को सीरियसली लेना होगा और उन्हें सावधानी से एक्सप्लोर करना होगा। कॉस्मोस की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इंसानों के कंधों पर आ गई है और हमारा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम इंसानों के बसने और एक्सप्लोरेशन की बात करें तो हम इंसान घुसपैठ ज्यादा करते हैं। हम रास्ते में कई चीजों को मिटा देते हैं। इसीलिए ये सोचना जरूरी है कि अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर जाएंगे तो तब भी क्या हम वही करेंगे। वायरसेस की तरह हम इंसान भी फैलते हैं। हमारी अपनी दुनिया अब काफी नहीं है, इसीलिए सोलर सिस्टम में जा रहे हैं। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि हम जिस भी प्लैनेट पर जाएंगे उसे तबाह करेंगे। माइक्रोकॉस्मोस के साथ हमारा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। उसने लाखों लोगों की जान ली है और उसके बिना आज हम यहाँ नहीं होते। अभी पैंडेमिक के दौरान हम माइक्रोकॉस्मोस के बारे में सोचने लगे हैं और हम जितना इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझ पाएंगे हम उतना ही लड़ पाएंगे। कोरोना वायरस की महामारी ने हमें याद दिलाया है कि हमें उस दुनिया की इज्जत करनी चाहिए जिसे हम देख नहीं सकते। हमें यह समझना चाहिए कि माइक्रोकॉस्मोस जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही यूनिवर्स के लिए भी। ये बहुत इजी है, स्पेशली आजकल वायरस शब्द सुनना और ये समझना कि वो कितने खतरनाक हैं, जानलेवा हैं। पर आपको ये बात याद रखनी है कि आप और मैं भी वायरस से ही बने हैं। जहाँ तक हम जानते हैं हम कभी भी माइक्रोकॉस्मोस के बिना नहीं रहे। माइक्रोब्स हमसे पहले भी यहाँ थे और हमारे बाद भी शायद यहीं रहेंगे। हमें जीने के लिए उनकी जरूरत है। माइक्रोकॉस्मोस बहुत जरूरी है। उसके बिना ना तो हम कुछ कर पाते, ना जी पाते, ना आज इस दुनिया में होते। वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बुरा दुश्मन भी है।